रिज तो विशेष रिपोर्ट। जानो हिमाचल विच कौन जीत रहा है। केजरीवाल ने पेंशन दी नोटिफिकेशन अखिरले समय रोकी। केड़ी पार्टी चोण दंगल तो होई बाहर। हिमाचल चोणा दा की है पंजाब कनेक्शन। सबसे बड़ा मुद्दा देखो जो सुर्खियां रोज बनी हुई है या जो सभी राजनीतिक दल जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ओपीएस। पंजाब ते हिमाचल च बहुत वड्डा फर्क है। जे अज पंजाब च इलैक्शन होंदी तो इत्थों गड्डियां दियां धूड़ां पड़दियां झंडे लगे होने सी, नारे लगे होने सी। इस सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आ जाती है, लोगों के काम जो है वो निरंतर आगे हो रहे हैं। थल्ले देखा कैंडीडेट पैदल चल के ते कल्ले कल्ले को जाके बड़े शांतमई ढंग नाल वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी महिला विंग है, उसके जो अध्यक्ष है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो पंजाब जितन तो बाद बहुत मजबूत लग रही है और गुजरात ते हिमाचल उन्हां दा अगला टारगेट है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए, लेकिन बॉर्डर एरियाज में आए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आए। उन्होंने ज़्यादा भीतर घात नहीं किया जहाँ पर आए कि सेंधमारी के लिए। कांग्रेस के बहुत बड़े पद्धर के लीडर इत्थे आए ने, बीजेपी के भी पंजाब के लीडर आए ने। साडा गवांढी हिमाचल जिहड़ा राज है कहा जाता छोटा भरा आ पंजाब का, सो छोटे भरा नूं दी चोण विच पंजाब के लोग भी वड्डी गिनती च इत्थे प्रचार करना है। भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उन्होंने, भारत तो जोड़ रहे हैं, पर हिमाचल गुजरात जिथे इलैक्शन उत्थे आ नहीं रहे, ये नैगेटिव नहीं जा रहे। भी अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, सोलन की जिहड़ी रैली है आम आदमी पार्टी की पूरी तरह कायम है, तो तुसीं जा क्यों नहीं रहे? कहते सानूं ये सूचना मिली है आम आदमी पार्टी वालों भी फिलहाल तुहानूं नोटिफिकेशन ये नहीं दे सकते पुरानी पेंशन बहाल करने दी। उनका जो रोड मैप था वो ये था विकास भी हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, लोगों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर जनता बोलती है ठीक है तो वही काम होता था, जनता बोलती ठीक नहीं तो वो काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिता पंजाब च पुरानी पेंशन बहाल करांगे। हिमाचल के मुलाजमां नाल ये वादा करता भी इत्थे भी पुरानी पेंशन देवांगे, तो शायद कांग्रेस नूं लगा भी असीं पिछे रह गए। वो कई मुद्दे हिमाचल में आ गए। ओपीएस है, अब मैं जिस तरह से कह रहा हूँ सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी बोल रही है रिवाज बदल देंगे, हम फिर से हम सत्ता में आएंगे। तो इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता जो है वो मूड बना चुकी है। 5 साल कैप्टन दी चन्नी दी सरकार ने उन्होंने मंग मन्नी नहीं, पर लगता भी शायद जिवें मोहित होना दस्सिया हिमाचल च यह वड्डा मुद्दा बन गया। तो हिमाचल विच भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिता भी जे साडी सरकार आ गई तो पुरानी पेंशन बहाल करांगे। पंजाब के जिहड़े सियासतदान ने उन्होंने मुफ्त खोरी का दौर शुरू करके पंजाब नूं 2.25 लाख करोड़ रुपए का करजाई कर दिता। बिजली फ्री, पानी फ्री। हुण अरविंद केजरीवाल होना ने 600 यूनिट मुआफ कर दिते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ हिमाचल। स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज द समर न्यूज़ हिमाचल की टीम पहुंची है हमीरपुर विधानसभा के बाद शिमला में, और शिमला के रिज मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, तमाम जानकारी आपको देंगे। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे वैसे अब धड़कनें तेज होने लगी है सियासतदानों की। हमारे साथ हमारे जो है ब्यूरो चीफ मोहित प्रेम शर्मा मौजूद है, और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तलोचन सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे
जाएंगे उनसे भी कि किस तरीके से जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। सबसे पहले तो हमारे ब्यूरो चीफ मोहित प्रेम शर्मा से जानेंगे कि क्या कुछ जो है किस तरीके से हवाओं का रुख किस तरफ है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल नेहा, ये जो हवा है अभी जिस तरह से हवा बहुत ठंडी चल रही है, ऐतिहासिक रिज मैदान पर है हम लोग, और लेकिन ये हवा के साथ साथ सियासी गर्माहट जो है वो महसूस की जा रही है। यहाँ पर इस बार पहली बार ऐसा है कि एक ट्रायंगल मुकाबला है। पहले क्या होता था कि बीजेपी और कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, तो आम आदमी पार्टी के साथ कई सियासी समीकरण जो है वो भी बदले। हालांकि अभी अगर मैं आज की सिचुएशन की बात कर लूँ तो आम आदमी पार्टी जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है। अगर बाकी बात करें इंटीरियर शिमला या और जगह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे नहीं है। बीजेपी, क्योंकि सरकार यहाँ बीजेपी की है, ऐसे में बीजेपी के पास ज़्यादा जोर है यहाँ पर, और लगा भी रही है बीजेपी। केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर तैनात हैं पूरी तरीके से। कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रैलियाँ हो रही हैं। कांग्रेस ने भी एक रोड मैप बनाया बाद में, प्रियंका गांधी भी आई, उनके भी अब जो रैलीज हैं वो चल रही हैं। तो अभी कहें कि हवा किस ओर है, वो किसी भी ओर नहीं है, क्योंकि वोटर साइलेंट है। मोहित, क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हिमाचल प्रदेश का? लगातार भाजपा रैलियां कर रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार रैलियां की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात होगी चुनावों में जनता के मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? मुद्दा अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखूं जो सुर्खियां रोज़ बनी हुई है या जो सभी राजनीतिक दल जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है ओपीएस। सरकारी मुलाजिम जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर, हज़ारों में। सरकार ये जानती है कि सरकार किसी की भी बनानी हो उसमें सरकारी मुलाजिमों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब आप ये देखो कि सरकारी मुलाजिम हैं और उनके परिवार हैं, वोटें तो वो भी यहाँ आ गई हैं, तो ऐसे में वो डिवाइड हो जाती है, तो ये जो संख्याएं लाखों में चली जाती हैं। तो ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी यहाँ पर शुरू से घिरती नज़र आ रही है। इसका फ़ायदा बाकी दल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे और ओपीएस जो हम बहाल कर देंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन ये कहें कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तो एक कॉमन मुद्दा है ही, हर इलेक्शन में होता है मुद्दा, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है इस बार हिमाचल के मुद्दों में। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सियासत को हर जो एक वोटर है, सबसे पहला जो वोट यहाँ पर होता है, जैसे अगर किसी को डालना हो, हिमाचल की बात करें, स्वाभिमानी है हिमाचली, सामने वाला जो नेता खड़ा है उसका व्यवहार कैसा है, कि उसकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, उसके जो काम बोला उसने वो समय पर डिलीवर हुआ नहीं हुआ, ये तमाम बातें हैं, उसको देखकर मतदान जो है वो किया जाता है। निश्चित रूप से ये भी देखा जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है, युवा है, नहीं है, मेल मिलाप कैसा है दूसरों के साथ। तो ये एक पहलू रहता है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि बाकी राज्य, अगर पंजाब की भी बात कर लें, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे संपादक हैं वो भी हैं, और पंजाब की राजनीति इनसे बेहतर कौन जान सकता है, हिमाचल की भी। लेकिन यहाँ पर हिमाचल में जो है बहुत ही अलग से एक राजनीति है, बहुत अलग मुद्दे हैं और वोटर भी बहुत अलग है। बिल्कुल, जैसा कि मोहित जी आपने भी कहा कि मुकाबला जो है इस बार त्रिकोणीय है हिमाचल प्रदेश में। तो अब ऐसा नहीं है कि एक जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई है। अब आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है पहली दफ़ा। हमारे साथ हमारे जो है सीनियर एडिटर त्रिलोचन सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आपको क्या लगता है, पंजाब और हिमाचल को अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए राजनीति के मामले में, तो क्या कुछ आपको बदलाव लगता है हिमाचल की सियासत में और पंजाब की सियासत में क्या कुछ चल रहा है? नहीं, सबसे पहले तो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਆਇਆ, ਰਿੱਝ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿੱਝ ਤੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़न जा रही है, लेकिन इधर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो है आज सोलन ज़िला में आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की का रोड शो था आज, जिसमें जो है कहा यह जा रहा था कि ओपीएस बहाल करने पर, ओपीएस के मुद्दे पर कुछ कहा जाएगा, लेकिन कोई भी बात उस पर नहीं कही गई। उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात हुई है। पिछले कुछ दिनों तो बड़ा ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਲਨ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸੋਲਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਰ ਨੂਈ ਨੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ 1,95,000 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 2,85,000 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,95,000। 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, मुफ्तखोरी बहुत चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी आपको ये चीज़ मुफ्त दे दी जाएगी, बिजली हो गई, पानी हो गई। पंजाब में इस तरीके के वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, क्या पूरे हुए हैं? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਪਾਣੀ ਫਰੀ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ।
ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਜੇ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਸੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਢਗਾਣਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ हिमाचल से भी मोहित जी ये बीमारी लग गई है। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं, आप बता रहे हैं इतना कर्जा हो गया, लाखों रुपए का कर्जा, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, एक बहुत बड़ी फिगर है नेहा ये। और मुझे लगता है जैसे कि हमारे जो चीफ एडिटर हैं त्रिलोचन सिंह जी, इन्होंने बताया कि बहुत ख़तरनाक है ये बात, और ये वोटर्स को समझनी होगी। ये फ्री की जो राजनीति शुरू हो गई, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए तो हम ठीक लग रहा है कि चलिए हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पानी का, लेकिन जो बोझ पड़ता है वो हम पे पड़ रहा है और हमारे आने वाली जो पुश्तें होंगी उन पर पड़ेगा। आप ये देखो कि जो अगर कर्जे में ऐसे जैसे पंजाब डूब रहा है, हिमाचल पे भी कर्जा है, लेकिन अगर वो कर्जा लगातार बढ़ता रहेगा तो ऐसे तो जो रोज़गार है त्रिलोचन सिंह जी वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, कुछ महंगाई जो है वो बढ़ेगी, और एक्स्ट्रा जो है ना भी सियासी पार्टी ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ? वही मैं कह रहा था कि राजनीति जो है ये कहीं और ही दिशा में चल पड़ी। क्या होता था पहले, सरकारें बोलती थी हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, हम नई नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगे, हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, हम जो है शिक्षा का स्तर अच्छा करेंगे। ये तो मुद्दे ही गायब हो गए हैं सारे, ये तो मुद्दे अब रहे ही नहीं कहीं पे भी। अब फ्री की राजनीति चल रही है। अगर हम देखें तो एक कर्मचारियों की जो ओपीएस बहाल करने की जो मांग है, ओपीएस कौन बहाल करेगा, वो भी अब पहली बार इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है कि कर्मचारी के जो अलग अलग संगठन हैं उनके भी, तो वो भी सरकार पर शुरू से दबाव डाल रहे हैं। तो इसे भी मुद्दा बना लिया गया है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसे मुद्दा बनाने की ज़रूरत थी। रूटीन में अगर जो चीज़ें होनी थी वो अब चुनावी मुद्दे जो है बन रहे हैं। यहाँ पर आपने मुफ्त खोरी की हम बात कर रहे हैं कि मुफ्त में ये सुविधा दे दी जाएगी, पानी फ्री कर दिया जाएगा, बिजली फ्री कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये जो है दावे किए जा रहे हैं, गारंटियाँ दी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी 10 गारंटियाँ दी गई। लेकिन सर्वे किया, कल मैं हमीरपुर में थी मोहित जी, तो हमीरपुर में जगह जगह जाकर जनता से पूछा गया, बाजार में जाकर जनता से पूछा गया कि जनता क्या चाहती है, फ्री के दावों से कितना खुश है। तो हिमाचल की राजनीति में अगर देखा जाए, जनता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जाना जाए, तो जनता चाहती नहीं है मुफ्त का कुछ भी। लोगों का ये कहना है कि हिमाचल के जो लोग हैं वो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और हम मुफ्त का कुछ नहीं लेना चाहते। वो कुछ ही % लोग हैं हिमाचल में। मैं पंजाब की एग्जाम्पल दिंदा। पंजाब दी 2022 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। दिल्ली मॉडल मतलब पंजाब में लागू करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, और वहाँ पे भी दिल्ली में भी फ्री बिजली, फ्री पानी, वही पंजाब में किया उन्होंने भी। तो फ़ायदा मिल गया आम आदमी पार्टी। अब यहाँ हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी सोच रही है इन्हीं मुद्दों के साथ, फ्री वाले मुद्दों के साथ जो है वो चुनाव जीत दिया जाए। नहीं, मैनू ये लगता भी शायद लोग हुण सियाणे हो गए ने। ਉਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਔਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 1-1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੇਤੀ ਨੌਕਰੀ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ स्कूलों च पढ़न। हाँ, यही मांग है, क्योंकि देखो स्कूलों के स्तर की आपने बात की, तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों का स्तर जो है वो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बहुत नीचे कह सकते हैं। यही वजह है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो भी अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं, महंगी फीसें दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की मुख्य मांगें रहती हैं वो यही रहती हैं कि जैसा आपने भी कहा, हमारे जो मुख्य संपादक हैं त्रिलोचन सिंह जी, इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं आईजीएमसी सबसे बड़ा अस्पताल है और फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर ना के बराबर, ये अभी का नहीं है, ये बड़े सालों से चला रहा है। अब थोड़ा सुधार हालांकि हुआ है, लेकिन फिर भी अब देखें कि बेड नहीं है, पेशेंट ज़्यादा हैं। इमरजेंसी में आप चले जाइए, वहाँ पर एक बेड पर 2-2 पेशेंट्स, कभी कभी तो 3-3 पेशेंट्स हैं। क्या लगता है किस तरीके से सुधार होना चाहिए फिर? सुधार देखिए, सुधार होना चाहिए। एक तो आईजीएमसी प्रॉपर जहाँ पर है वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अवल चलो वहाँ बन गया, नई एकोमोडेशन जो है वो भी बना दी गई। जहाँ पर एंटर करते ही जो एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, पार्किंग नहीं है। सबसे पहले तो पार्किंग ही नहीं है, लोगों के 3-3 हज़ार के चालान हो रहे हैं सील रोड पर आईजीएमसी। ऐसे ही जो सुधार होना चाहिए वो ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं है, नया डेवलपमेंट बहुत सालों से चल रही है और अभी वो एक निरंतर प्रक्रिया भी है। हर सरकार आती है, डेवलपमेंट करती है। सड़कें अब चौड़ी हो रही हैं। स्मार्ट सिटी हम शिमला ले लें, अब सड़कें अब इतने साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा, अब जाकर सड़कें जो है वो चौड़ी हो रही हैं। काम जो है वो बहुत हो सकता है, स्कोप बहुत है, करने की मंशा होनी चाहिए। वो मंशा खास दिखती नहीं है कोई भी सरकार है। इस वक्त अगर हम हिमाचल की राजनीति में देख लें, जैसा कि चलो अब मुद्दे तो हो गए, लेकिन अगर हम देखें नेताओं की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जयराम ठाकुर के फेस को आगे किया है कि जी यही मुख्यमंत्री फेस रहेंगे। कांग्रेस में क्लियर ही नहीं है कि कौन होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम चल रहा है, आशा कुमारी जो है, कौल सिंह ठाकुर, राजेंद्र राणा का नाम चल रहा है। कोई उसमें क्लियर वो नहीं है कि ये सीएम फेस होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी हो जनता के लिए, क्योंकि जनता वोट देती है सरकार बनाने के लिए, तो कोई भी दल हो उसको कम से कम एक फेस क्लियर करना चाहिए कि अगर हमारी जो सरकार बनती है तो फलाना राम जो है, फलाना नेता जो है वो सीएम होगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। बीजेपी को क्रेडिट, ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है जनता मन बना लेती है अपना। जनता ये मन बना लेती है कि हमने ये जो नेता है इनको सीएम फेस के लिए उतारा, यानी अगर ये पार्टी जीतती है तो ये सीएम बनेंगे। वो जनता का फिर फैसला होगा कि उनका पसंदीदा नेता है कि नहीं है। जनता जानती है कि ये डेवलपमेंट या ये उन जो विकास है उसको निरंतर आगे बढ़ा सकता है कि नहीं है, जो कर्जा हुआ है उसको उतार सकता है नहीं है, अच्छे से स्टेट को चला सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो नहीं है। क्योंकि अभी जो अगर बात करें तो जो जयराम सरकार है और ख़ासतौर पर उन पर ये एक आरोप लगता रहा है, त्रिलोचन सिंह जी, शुरू से आरोप कि सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आ जाती है, लोगों के काम जो है वो निरंतर आगे हो। ये मिथ अभी भी है, ऐसे ही है। ये मुद्दा अभी तक है, ये मुद्दा अभी तक है। और ये मुद्दा जब सरकार बनी थी उससे 1 महीने बाद ये मुद्दा शुरू हो गया कि जी बताओ, चंडीगढ़ च जब पंजाब च चर्चा चल रही है, एक समय ये कहा जाता सी भी भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है हिमाचल च रिपीट कर रही है।
ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ आया। कि इंज ही लगता बीजेपी कांग्रेस? बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस दो दलों में नज़र आ रहा है। जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी, उसके बाद हिमाचल में एक चर्चा शुरू हो गई थी कि बस अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर आनी। ये एक दौर हो गया था एक बार चर्चा का, शुरुआती दौर में। उस समय तो चुनावों की खैर बातचीत भी नहीं थी इतनी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, राजनीतिक घटनाएं हुई। खालिस्तान का मुद्दा यहाँ पर आ गया। धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तान के जो झंडे लगाए गए थे, विधानसभा के बाहर जो झंडे लगाए गए थे, उसका कनेक्शन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ दिया। उसमें कुछ जो आरोपी थे उनको ये बताया गया कि आम आदमी पार्टी के करीबी हैं, समर्थक है। तो पहले आम आदमी पार्टी वहीं बैकफुट पर आई। आम आदमी पार्टी ने कार्यकारिणी बनाई, लेकिन हुआ ये कि जो कार्यकारिणी बनाई, जो अध्यक्ष बनाए गए आम आदमी पार्टी के, रातों रात वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक मेरा कल भी मिस्टर बाट कौन सी वो सह प्रभावी सी, वो भी शायद बीजेपी चल गए, शामिल हो गए हैं। और ये लगातार जारी ये सिलसिला आम आदमी पार्टी की मैं खास तौर पर अगर बात करूं तो महिला जो आम आदमी पार्टी महिला विंग है, उसके जो अध्यक्ष है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद फिर लगातार अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए, लेकिन बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आए। उन्होंने ज़्यादा भीतर घात नहीं किया। जहाँ पर आए कि सेंधमारी के लिए अगर जाएँ तो शिमला आएँ या फिर और ऊपर जो अपर हिमाचल है वहाँ जाएँ। मैदानी इलाकों और ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ में उन्होंने अपना जो जनसभाएँ वो रखने की कोशिश की। तो आम आदमी पार्टी जो है खालिस्तान के मुद्दे से जब जुड़ी, उसके बाद से फिर बैकफुट पे आती रही। संगठन टूट गया, नया संगठन बना, और अभी भी हालात ये हैं कि आम आदमी पार्टी के कई दावेदार थे टिकटों के, उनको टिकट नहीं मिली तो वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। चलो वो तो चलता ही है। एक बड़ी इंटरस्टिंग गल मैं दसनी चाहता, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ लगता। यही बात मैं कह रहा था कि बदलाव हिमाचल की परंपरा रहा है पिछले 37 सालों से। हिमाचल में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी फिर कांग्रेस। अब क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी की लगातार जीत भी हुई है, कई राज्यों में भी देखा होगा, 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी जो जीत हासिल की है, तो अब हिमाचल में बीजेपी के लिए साख का सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। एक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के रहने वाले, हिमाचल से बिलासपुर के ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने वकार का सवाल बिल्कुल है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, अहम विभाग उनके पास है, वो हिमाचल के रहने वाले। पर उन्होंने पिताजी तो मेरे नुकरे लगे हैं। हाँ, उनके जो पिताजी प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जो है वो नहीं मिली, इस बार टिकट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना। तो कई जो अगर बात करें तो साख का सवाल जिस तरह से मैं कह रहा था, तो ये ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि सीधा ताल्लुकात है। अब यहाँ पर अगर हिमाचल बीजेपी के हाथ से लूज़ करता है तो जेपी नड्डा जो है उन पर भी बात आती है कि अपना स्टेट नहीं जीत पाए। अनुराग ठाकुर वो कहेंगे कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पिता 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसी तरीके से जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री, उनकी परफॉर्मेंस भी इसमें आ जाएगी कि वो नहीं है। तो अब बीजेपी इसी वजह से अब पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय था जब यहाँ पर प्रभारी हुआ करते थे हिमाचल में बीजेपी के। चंडीगढ़ के प्रभारी थे वहाँ के, पंजाब दे रहे ने। प्रेम कुमार धूमल को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जब यहाँ पर पहली बार बनाया था, तो उनका एक अलग से यहाँ पर रहा है। लेकिन उनकी बैक टू बैक जो रैलीज हुई, मैं कहूँगा इसका अच्छा भी रोल रहा, नेगेटिव भी गया कि प्रधानमंत्री, लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतनी दफ़ा हिमाचल आ रहे हैं तो कहीं बीजेपी यहाँ कमज़ोर है, वो भी मैसेज आता है कि सरकार कमज़ोर है। कांग्रेस ये प्रचार कर दी है भी बीजेपी हारी है ता मोदी जी बार बार आ रहे हैं, सरकार कमज़ोर है, इसी वजह से मोदी जी आ रहे हैं। फिर अमित शाह जो है उन्होंने मोर्चा संभाला, जेपी नड्डा यहीं बैठे हुए हैं काफ़ी समय से। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, 1-2 रैलीज उनकी। इत्थे गल लियाउणी चाहुंदा, देखो भावें कांग्रेस ने खड़गे साहब नूं 80 साल के बजुर्ग ने, उन्होंने कांग्रेस का प्रधान बनाता, पर यह कहा जाता
ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ गुजरात जिथे इलेक्शन उत्थे आ नहीं रहे, ये नेगेटिव नहीं जा ये रहे? बहुत नेगेटिव जा रहा है। बड़ा रोचक भी है ये कि हिमाचल जहाँ पर है वहाँ पर अब लोग ये भी कह रहे हैं, भाजपा ये भी कह रही है कि राहुल गांधी को पता है कि हिमाचल में कांग्रेस जीतेगी नहीं जाएगी। तो जाएगी, तो इस वजह से आ नहीं रहे हैं। उनसे मौका मिला है। तो ये अब कह रहे हैं कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इस बार चुनावों में ये है कि हर चुनाव से पहले हम ये देखते थे कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक गुटबाजी जो है वो रहती थी। चुनावों से पहले बयानबाजी हो जाती थी, शुरू हो जाती थी, और उसके बाद एक दूसरे पर जो है वो कटाक्ष करते थे नेता। इस बार वो नहीं है। इस बार वो इसलिए नहीं है क्योंकि हाईकमान जो दिल्ली दरबार ने साफ कह दिया कि चुनावों से पहले किसी भी तरीके से गुटबाजी अगर हुई, किसी की तरफ से भी अगर कोई ऐसी बयानबाजी आई, तो उसका नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा और कांग्रेस फिर लूज़ कर सकती है, क्योंकि ये मैसेज जाएगा, बीजेपी तो दे ही रही है कि गुटबाजी है तो क्लियर भी हो जाएगा। हालांकि अभी अगर अंदरूनी लड़ाई देखिए तो काफ़ी अंदरूनी लड़ाई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मुकेश अग्निहोत्री हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, राजेंद्र राणा है, कई जिस तरह से कहा कि मुख्यमंत्री चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से हैं, आगे हैं, नाम चल रहे हैं। तो अब आने वाले समय में देखना होगा क्या होगा। फिर अभी लेकिन कहें कि कांग्रेस शांत है, कांग्रेस कुछ कह नहीं रही है, बीजेपी पर प्रहार कर रही है, और दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इतने तवज्जो नहीं दे रहे कहीं पे भी, ना रैलियों में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦमी पार्टी, कह सकते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा है। प्रभाव देना चाहते हैं। ठीक है। एक गल मैनूं लगदा पंजाब 'ਚ भी बड़ी चर्चा सी, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, 5-6 ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ बीजेपी चल गए। पंजाब हिमाचल च की पोजीशन है? हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला। देखो सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, एक तरह से मीडिया के लिए भी, वो हर्ष महाजन कांग्रेस के खास वीरभद्र सिंह के दाहिने हाथ, राइट हैंड, या ये कहूँ कि उनके परिवार के ही तरह जो है 45 सालों से कांग्रेस में सेवा की उन्होंने, और उनको कहा जाता था कि हर्ष महाजन के बिना वीरभद्र सिंह जो है वो कुछ करते नहीं, ज़्यादा कुछ फैसले नहीं लेते थे, और उनका बहुत बड़े एक जो थी इन्वॉल्वमेंट रहती थी उनके फैसले लेने में भी। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी खबर बनी, सुर्खियाँ बनी। उसके बाद ये कहा कि अब तो कांग्रेस खत्म। उसके बाद कई और जो है लोग आगे आए, बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के बड़े बड़े नाम हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक लंबी माथापच्ची चली। ये तब हुआ जब बीजेपी टिकट, जब कांग्रेस जो है दिल्ली में टिकट का आवंटन कर रही थी, रोज़ बैठ के हो रही थी, 40 दिन से ज़्यादा हो गए थे, बड़ी माथापच्ची हुई। उस समय कई नेता नाराज़ हुए, उनमें से सबसे पहले नेता थे जो वहाँ पर हर्ष महाजन, जो नाराज़ हुए। उनकी पूरी टीम जो कहे युवा ब्रिगेड जो थी उनके साथ, वो बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया उसने। उसके बाद कई और लीडर आए, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और कि कांग्रेस ने अपने पैर पर उस समय भी खुद खिलाड़ी मारी, सिचुएशन संभाली जा सकती थी, डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। कहा यह गया था पहले कि जो सिटिंग एमएलए या जो अहम पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, नेता हैं, उनको तवज्जो मिलेगी, उनको टिकट जो है वो मिलेगी। उसके बावजूद जो है अंदरूनी गुटबाजी जो मैं बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी में, वहाँ देखने को मिली थी। सभी ने अपने अपने जो है खास उनको टिकट देने की बात कही कि इनको टिकट मिलना चाहिए, तो आपस में जो भिड़े भी कई बार, लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जो शुरू में बात कही गई थी कि उन्हीं को मिलेगी टिकट। तो ये अगर पहले ही कांग्रेस कर लेती तो इतना नुकसान नहीं होता कांग्रेस को, जो नेता जो छोड़ के गए हैं, और कई और नेता गए हैं, कांगड़ा से कई नेता गए हैं। विजय सिंह मंकोटिया कैबिनेट मंत्री थे वीरभद्र सिंह सरकार में, वो भी उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा। कई लोग जो हैं वो आगे चले बढ़े, और फिर बीजेपी का दामन जो है वो थामा। तो वहाँ पर तो ये कह दिया, मैसेज चला गया त्रिलोचन जी की बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन कांग्रेस, गिरी हुई कांग्रेस, या कहें कि गिर चुकी या लड़खड़ाती हुई कांग्रेस ने अपने आप को संभालने के बाद फिर मजबूती के साथ प्रचार में जो है फिर आगे ना लिया जाए तो मेरा ख्याल बेइंसाफी होगी। वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? कांग्रेस को उनके जाने का, कांग्रेस को ही नहीं, उनके जाने का तो पूरे हिमाचल को नुकसान हो, क्योंकि मतलब लोग इतना महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल में विकास के लिए देखिए उन्होंने उनका जो रोड मैप था वो ये था, विकास भी हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, लोगों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर जनता बोलती है ठीक है तो वही काम होता था, जनता बोलती ठीक नहीं तो वो काम नहीं होता। तो हिमाचल की ब्यूटी के लिए, हिमाचल को ब्यूटी को बचाए रखने के लिए उन्होंने काम किया, विकास भी आगे बढ़ाया, पार्टी को मजबूत किया और पार्टी से ऊपर उनका कद था। मुझे याद है 2012 की बात है, जब कांग्रेस पार्टी लगभग हिमाचल में टूट रही थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे उस समय, जो है दिल्ली दरबार सोनिया गांधी। उन्होंने एक आइस स्केटिंग रिंक में एक रैली की और तमाम जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर पहुँच गए कि हम आपके साथ हैं। उस समय जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, वो पहुंच गए कि अब हम हिमाचल में अलग पार्टी जो है बनाएंगे, या किसी जो क्षेत्रीय पार्टी जो चल रही थी उस समय उनको अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे। हाला कमान को, आई कमान को जो है वो झुकना पड़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं वापस जो है कमान उनको दे दी गई। तो इतना दमदार नेता, इतने दमदार नेता आज भी जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री, वो उनको मानते हैं, वो अपना गुरु मानते थे। जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वो पहुँचे। और जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वीरभद्र सिंह के पास गए, उनकी तबीयत जब वो बीमार थे तब उनके जो खास मुन्ने गए। तो एक नुकसान जो है मैं कह सकता हूँ हिमाचल की राजनीति को भी बहुत हुआ है। और अब इन चुनावों में कांग्रेस को फ़ायदा भी इस चीज़ का मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे, आप चंडीगढ़ से जब आए, हमदर्दी जब आप चंडीगढ़ से आए तो कांग्रेस की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अगर देखी होगी आपने, उसमें वीरभद्र सिंह का चेहरा भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस प्रमुख रूप से वीरभद्र सिंह के चेहरे को आगे लड़कर खुद जो है वो चुनाव लड़ेगी। यानी एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर वीरभद्र सिंह के चेहरे से कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। हाँ नहीं, जब बाई इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी जो है ये कार्ड जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा खेला गया था वीरभद्र सिंह का। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह की ओर से ये कहा जा रहा था कि सिंपैथी वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है, और त्रिलोचन जी, अब मेरी बात होती रहती है मुख्यमंत्री से भी, तो उनका ये कहना था कि अब वो नहीं चलेगा। बीजेपी कह रही है कि अब वो नहीं चलेगा, हालांकि बीजेपी जानती है कि ये कार्ड भी चल सकता है, ये चल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है कह सकते हैं कि ये सिंपैथी वाला जो एक कार्ड है ये अभी तक बचा के रखा हुआ है, और आने वाले दिनों में इसको और जोरों शोरों से मैदान में जो है वो उछाला भी जाएगा। और यही कारण है उनके जाने के बाद जो है कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। वो यही कह रहे हैं कि जब तक वीरभद्र सिंह जी थे तब तक सब सही था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस बिखर गई। बिल्कुल, और इनमें तादाद नेहा सबसे ज़्यादा तो वीरभद्र सिंह के जो अपने चहेते थे या उनके खासम खास राइट हैंड कहे जाने वाले कई चेहरे थे, तो उनका ये कहना था कि बिखर रही है कांग्रेस। यही तो बयान दिए थे, हर्ष महाजन ने भी ये बयान दिया, कैप्टन जो मेजर विजय सिंह मनकोटिया है उन्होंने भी यही बयान दिया। तो ये कहा जा सकता था उस समय, लेकिन अभी क्योंकि मैंने कहा जिस तरह से कि ऐसा माना जा रहा था कि उनके जाने के बाद गुटबाजी और ज़्यादा तेज़ हो सकती थी, लेकिन उसको कंट्रोल किया और होने नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक इस बार जो चुनाव है वो कई मुद्दे हिमाचल में आ गए। ओपीएस है, अब मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी बोल रही है रिवाज बदल देंगे, हम फिर से हम सत्ता में आएंगे। तो इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहने वाला है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता जो है वो मूड बना चुकी है। ਸੋ ਮੋਹ ਜੀ, ਰਿੱਝ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪ ਆਏਗੀ। तो मैंने लगता सानू आई दी बहस इत्थे ख़त्म कर देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। खैर देखना होगा। हमने जो है रिज मैदान पर शिमला में आज समर न्यूज़ हिमाचल की टीम आकर पहुंची है, बातचीत की, तमाम हमने नेताओं से भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर शिमला में आ ही गए हैं तो यहाँ पर तमाम सियासतदानों से भी जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति किस तरीके से जो है फेरबदल अब यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद है, आपको वो भी बताएंगे, एक एक जितनी भी जनता यहाँ है उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी जो है अंधेरा काफ़ी हो गया है और बातचीत ये जो काफ़ी डिस्कशन थी हमारी, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। खैर
किस तरीके से हिमाचल की जनता यहाँ पर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है चुनाव होने जा रहा है, 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जो है इस बार त्रिकोणा मुकाबला देखा जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि जो जनता है, जनार्दन है, वो किसे चुनती है, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर यहाँ पर भाजपा को चुनती है। फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी। 12 तारीख को इलेक्शन है और 8 दिसंबर को नतीजे आ ही जाने हैं। फिर देखेंगे कि आखिरकार हिमाचल की सियासत जो है, जो हवा, जिस हवा का हम जिक्र कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर भी पूछ रहे हैं कि इस बार हवा किस तरफ है, वो देखना होगा कि किस तरफ हवाओं का रुख रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल। कैमरामैन मुकुल के साथ नेहा शर्मा की रिपोर्ट।